गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मौलिक अधिकारों का ये तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये जाना है कि मौलिक अधिकारों के बारे में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने समता का अधिकार पढ़ा है। समता का अधिकार के बारे में जो पहला इसमें लेक्चर मैंने लिया था वो 18, 12, 13 और 14 से लेके 18 तक मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद दूसरा जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था वो आर्टिकल 19 से लेके मैंने 24 तक आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने जो स्वतंत्रता का अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध जो हमारे अधिकार हैं, उनके अधिकारों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम इस आर्टिकल में जो पढ़ने वाले हैं, इस आर्टिकल में जो हम पढ़ेंगे उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हम पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल जो 28 तक आने वाला है। इसके बाद जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार होता है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो होता है वो जो आर्टिकल आता है वो 19 और 30 में आता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद जो आर्टिकल हम 32 पढ़ेंगे, 32 हम बहुत विस्तृत तौर पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो 5 तरीके की जो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, जो संपत्ति का अधिकार जो हमारा छीना गया था उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो आर्टिकल जो 33 है, 34 और 35 के बारे में आपको इस वाले जो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, आर्टिकल 25 जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होते हैं, जो तो आर्टिकल जो 25 ये कहता है, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 हमें प्रदान करता है। और धर्म क्या होता है कि भारत में जो, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है जिसको वो फॉलो करता हो। भारत के लिए जो सभी धर्म हैं वो समान हैं, इस वजह से भारत को ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। तो इस वजह से जो ये धर्म की जो महत्ता है बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि भारत के लोग अपने हिसाब से अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ रेगुलेट करती है हमेशा, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था क्या है, लोक व्यवस्था के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। जो आर्टिकल हमारा 33 होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि लोक व्यवस्था क्या होती है। तो लोक व्यवस्था सदाचार और जो स्वास्थ्य होता है उसको ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता होती है। धर्म के अबाध रूप से मानने, उनका आचरण करने और प्रचार करने का जो हक है वो भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन या प्रभाव नहीं डालेगी, राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय और राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती हो। तो इसके बारे में बताया गया है। और ये जो इसका खा बोलता है, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं और हिंदुओं के सभी धर्मों और अनुभावों को खोलने का उपबंध करता है ये। अब मैं आगे आपको इसमें बताता हूँ कि जैसे क्या होता है कि जो सिख होते हैं कृपाण धारण करते हैं, वो इसी आर्टिकल की देन है। कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने के अंग समझा जाएगा। इस आर्टिकल में, आर्टिकल 25 में ये बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ये कहता है कि धार्मिक जो कार्य होते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है वो इससे हमें मिलती है। इसमें ये बोला जाता है कि लोक व्यवस्था और सदाचार को ध्यान में रखते हुए किसी व्यक्ति को रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, जैसे कोई भी मंदिर मस्जिद ये सब बनाने की जो हमें स्वतंत्रता है, उसकी स्थापना करना और उसका पोषण करना, इसमें जो हमें अधिकार मिलता है। अपने धर्म के विषयक कार्यों को उपबंधन करने का जो हक है, जो अधिकार है, वो भी हमें इससे मिलता है। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का जो हमें क्या होता है कि अगर हम कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है, वहाँ पे बहुत सारा जो चढ़ावा आता है, बहुत सारा पैसा आता है, तो उसका जो प्रबंधन करने का जो अधिकार होगा वहीं की जो रेगुलेट अथॉरिटीज़ होंगी उन्हीं को होता है। वहाँ पे कोई ऐसे दूसरी अथॉरिटी नहीं आती है कि उनको पैसा लेने के लिए कोई दूसरी अथॉरिटी आती हो, क्योंकि जो भी यहाँ पे चंदा आता है, बहुत सारा चढ़ावा आता है, कि जो इस पैसे का रेगुलेशन है वो यही लोग करते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है, ये सारे जो अधिकार हैं
भारत सरकार ने इन लोगों को दिए हैं। तो ये सारे अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो इसमें जो आर्टिकल 27 ये कहता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता होगी। तो इसमें लेकिन ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, कि आप ज़बरदस्ती आप उससे कर मांग रहे हो कि आप इस धर्म को फॉलो करते हो तो हमें कर मांगो। अगर इस ऐसे करते हुए अगर पाए गए तो उसके लिए तो दंड दिया ही जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई देना चाहे तो दे सकता है, उसके लिए कोई इसमें बाध्य नहीं है, कि बाध्य नहीं होगा, लेकिन दे सकता है। तो इसमें कोई वो भी नहीं है कि आप नहीं दे सकते। जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किया जाते हों। तो इसके बारे में बताया गया है कि आप बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई अपनी स्वेच्छा से देना चाहे तो वो किसी भी धर्म को अभिवृद्धि के लिए अपना जो पैसा है वो दान दे सकता है। इसके बारे में इसमें बताया गया है जो आर्टिकल 27 है। अगर मैं आर्टिकल 28 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये बोला जाता है कोई कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता इसमें दी गई है। इसमें ये बोला जाता है कि अगर राज्य का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर कोई पूर्णतः पोषित अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट है तो वहाँ पे दी जा सकती है, लेकिन वहाँ पे किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप उस धर्म के बारे में, वो आदमी का अपना मन है कि वो सीखे या ना सीखे। लेकिन अगर कहीं कोई वहाँ पे आचरण करने के लिए कोई अगर बाध्य करता है तो उसके बारे में जो भारत सरकार है इन्वॉल्व होती है और उसको इस चीज़ से करने से मना करती है। इनमें जो अब मैंने आपको बताया था ना कि लोक व्यवस्था के लिए इस चीज़ को बंद भी किया जा सकता है, तो उसके बारे में जो भारत सरकार है वो इसको रेगुलेट करती है। तो आर्टिकल 28 ये बोलता है। अगर मैं आर्टिकल 29 की बात करूँ, जो हमारे जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो हमारे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार होता है आर्टिकल 29 और 30 में, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें ये बोला जाता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण होता है वो आर्टिकल 29 में होता है। यही पूछ लिया जाता है, सीधा यही पूछ लिया जाएगा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में बोला जाता है। तो आपको आर्टिकल जो लगाना है, टिक लगाना है आर्टिकल 29 में। इसमें ये बोला जाता है कि यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इसमें ये बोला जाता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हो, चाहे वो यूटी हो, चाहे वो आपका स्टेट हो या कोई आइलैंड हो, आप कहीं भी जगह रह रहे हो, आपको अपनी भाषा, क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, बहुत, अगर मैं तिब्बत की बात करूँ तो तिब्बत से आए हैं। तिब्बत से आके जो उत्तराखंड और जो हिमाचल प्रदेश में आके बसे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट ये नियम लागू करती है कि अगर हमारे क्षेत्र के भीतर है तो वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की जो मतलब उसको समृद्ध करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए अपना काम कर सकता है। इसके बारे में हमारा जो आर्टिकल 29 बोलता है। इसमें ये बोला जाता है कि आर्टिकल जो 29 है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त होते हैं। इसके बारे में बताया गया है क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद में नागरिकों के वर्ग के शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी अपनी भाषा लिपि और भाषा लिपि और संस्कृति का जो आचरण है वो कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि ये जो आर्टिकल, अगर मैं 29 की बात करूँ तो ये क्या होता है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त होता है। अगर मैं अल्पसंख्यक की बात करूँ तो अल्पसंख्यक का ये मतलब होता है कि जो हिंदू के अलावा बाकी होते हैं वो सब अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू होता है वो बहुसंख्यक है। इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आर्टिकल 30 की बात करूँ तो आर्टिकल 30 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का जो अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार होता है उसके बारे में बताया गया है। और जो ये आर्टिकल है सिर्फ हमारे जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको ही दिया गया है। ये बहुसंख्यक वर्ग को इसमें कोई भी इसमें अधिकार नहीं है। इसमें ये बोला जाता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा, लेकिन ये गवर्नमेंटेड फंडेड से नहीं होगा। तो इसमें ये बोला जाता है कि अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यक वर्गों, अल्पसंख्यकों का मतलब ये हुआ कि धार्मिक या भाषाई, धार्मिक का ये मतलब हुआ कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टेट हैं, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो देखिए बहुत सारे स्टेटों में हिंदू मेजोरिटी में है, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं, नॉर्थ ईस्ट देख लें या फिर हम जम्मू कश्मीर देख लें, वहाँ पे जो हिंदू है माइनॉरिटी में है।
तो हमारे देश की जो ये क्या होता है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, जो हमारे यहाँ पे जो जैसे यूपी एमपी ये सारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, वो भी इसके लिए रेगुलेशन बना सकती हैं। तो इसमें ये बोला जाता है कि धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित नहीं है और नागरिकों की किसी भी वर्ग, जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत तक विस्तारित नहीं किया जा सकता। यह बहुत विस्तृत तौर पर इसको वर्गीकृत इसमें किया गया है। अगर मैं आर्टिकल 31 की बात करूँ तो पहले क्या होता था कि हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार होते थे 7 होते थे। इसमें क्या होता था कि एक जो 7वां मौलिक अधिकार होता था वो होता था संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को क्या होता था कि जो हमारे ये संपत्ति के अधिकार को इसमें रखा गया था, तो जो हमारे डीपीएसपी हैं कि हम अपनी समाज को, हम अपने देश को समृद्ध करेंगे, एक गरीबी और अमीरी का जो बहुत बड़ा गैप है उसको हम मिटाएंगे। तो इसको मिटाने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी भारत सरकार को। तो उन्होंने क्या हुआ था कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, जिसके द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को इसमें अलग कर दिया गया। इसके बाद जो संपत्ति का अधिकार है, एक विधिक अधिकार 300 का ए में इसमें रख दिया गया, जो एक विधिक अधिकार जो बनाया गया था। जो अगर ये पूछा गया ये किसकी गवर्नमेंट के समय आया था, तो ये आया था मोरारजी देसाई के समय में आया था। मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1978 की अगर मैं बात करूं तो 44वां संविधान संशोधन 1978 जो हुआ था वो मोरारजी देसाई की जो सरकार, जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उसी समय इसको लागू किया गया था। अगर मैं आर्टिकल 32 की बात करूं तो आर्टिकल 32 हमारे पूरे, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर भीमराव अम्बेडकर साहब की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भारत की मतलब संविधान की इसको आत्मा बोला जाता है। कई बार ये होता है कि अनुच्छेद 32 ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके जैसे आपका कोई धार्मिक, आपने कोई क्या है कि जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अगर उसको कोई मतलब ऐसा कर रहा है कि हनन कर रहा है, तो इसमें ये बोला जाता है आर्टिकल 32 ये कहता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। और जब आपके मौलिक अधिकार हनन हो रहे हों तो मौलिक अधिकारों के हनन के लिए सीधी इसमें जो क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है जो आपके मौलिक अधिकारों को सुनती है। अगर सच में अगर आपके मौलिक अधिकार हनन हो रहे हों तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व होता है कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। तो इसके बारे में ये बताया गया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये बोला जाता है कि जो अगर भीमराव अम्बेडकर साहब ने यह कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था, इसके बिना संविधान अर्थहीन है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। इसके बारे में उन्होंने बताया था कि इसको संविधान की आत्मा की तरह समझा जाना चाहिए। इसे क्यों समझा जाना चाहिए इसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ। इसमें यह बोला जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, देखिए क्या होता है, स्वयं में कोई अधिकार ना होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षक है ये। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय की शरण ले जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान है कि वह 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हाई मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। जो हाई कोर्ट होता है वो 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो 6वें प्रकार की रिट है मैं आपको बताऊंगा जब मैं हाई कोर्ट के बारे में, जो कोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा, तो उसके बारे में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि 6वीं प्रकार की रिट होती क्या है। तो अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि 5 प्रकार की रिट होती कौन कौन सी हैं। तो अगर मैं 5 प्रकार की रिटों के बारे में बात करूँ तो पहला जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार प्रच्छा। तो इनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं कि ये इनका विस्तृत रूप क्या है। अगर ये मैंने आपको बताया था आर्टिकल 22 में, अगर किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है तो उसको उसके मौलिक अधिकार ये बोलते हैं कि उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रत्यक्ष करना होगा। कई बार ये होता है कि ये नहीं होता है और इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है पुलिस। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि शरीर सहित पेश करना। इसका ये मतलब हुआ है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है
तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ, आदेश का अर्थ यह है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करना होगा। ये बताते हैं कि अनिवार्य रूप से पेश करना होगा। अगर नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे व्यक्ति के साथ कई बार ऐसा होता है कि पुलिस पकड़ती है, 5 दिन से रखे ही है, वहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, उसको मार भी खल रही, उसको सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कुछ सुनवाई ही नहीं हो रही। तो इन सब को, इन अधिकारों को रेगुलेट क्या होता है कि हमारे देश की जनता जानती नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो पुलिस भी है वो मनमानी करती है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें चलाती है। लेकिन अगर जिस दिन मतलब लोगों को ये मालूम हो गया कि इस तरीके से क्या होता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हम अपने अधिकारों को जानने लगेंगे, जिससे कोई भी मतलब अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो इसमें ये बोला जाता है कि न्यायालय यह कह सकता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय कह सकता है कि व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर पाना, उसे मतलब आदेश दे सकती है कि उसे छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अगर गिरफ्तार किया जाता है, उसे बिना किसी मतलब उसने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया, तो सर की जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसको छोड़ने का भी आदेश दे सकती है। इसके बारे में बताता है जो हमारा जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में है। अगर सोच के देखो, अगर आर्टिकल नहीं होता तो पुलिस तो किसी व्यक्ति के साथ में चाहे जो कर देती उसे। मतलब बहुत सारे लोग हमारे कस्टडी में मरते हैं, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड है इतना और ज़्यादा मतलब हाई होने लगता। तो इस तरीके से जो हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है हमारे लिए बहुत अच्छा मौलिक अधिकार है, जो किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि चाहे जब तक उसको जेल में ही रखे रहो इस तरीके से। दूसरा जो हमारी रेट होती है वो होती है परमादेश। परमादेश का अर्थ यह होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि यह आदेश तब तक जारी किया जाता है जब कोई सरकार या उसका कोई उपकरण, इसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो क्या होता है कि उसे काम है कि आपको जिला में क्या स्थिति है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थिति है, हर चीज़ की उसे देखना और उसकी समीक्षा करना। वो उसने क्या हुआ कि अपना कहीं एक एक हफ्ते के लिए घूमना जा रहा है, कहीं काम कर रहा है, मतलब उसे काम लेने से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें ये बोला जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य को निर्वहन सही तरीके से नहीं कर सकता है, तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको काम करने के लिए बाध्य कर सकती है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करे। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बाध्य कर सकती है। अगर कोई, क्या होता है कि कई बार ऐसे होते हैं कि देखने वाले लोग इसकी जो अपील है करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ किया गया है, इस व्यक्ति की तो सूचना गुप्त रखी जाएगी, लेकिन जो ये ऐसे काम कर रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप अपने कार्य, जो आपको कार्य दिए गए हैं, तो उसको आप सही तरीके से करिए। जो हमारा जो तीसरा जो हमारी रेट होती है वो होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, जो जो इसके नीचे काम करने वाली होती हैं, अधीनस्थ न्यायालय या जो हमारे ट्रिब्यूनल जो गठित किए जाते हैं, या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि कई बार नीचे मतलब जो हमारी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को अगर मतलब फांसी की सज़ा दे दी, तो क्या होता है कि अगर इनके पास अगर कोई ये निर्णय गया और इनके ऐसा लगता है कि ये गलत डिसीजन है, तो उसको रद्द कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण को परिभाषित हम कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर निचली अदालत ने कोई फैसला दे दिया तो वो बाध्य होगा, तो उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद होता है एक जो हमारी रेट आती है, मतलब जो प्रतिषेध होती है। तो इसमें ये बोला जाता है कि इसे देखो, निषेधाज्ञा का अर्थ होता है रोकना, स्टे ऑर्डर। इसका ये मतलब हुआ, स्टे ऑर्डर के नाम से जाना जाता है इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम को कार्यवाही रोकने का आदेश दे सकती है। इस रेट को जारी करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगा कि ये जो है लोक नियोजन के विषय में, अगर इसका कोई भी मतलब, क्या होता है कि कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिनको हम बहुत, अगर उसको हम वर्डिक्ट अगर देंगे तो वो क्या होता है कि समाज में अशांति फैला सकती है।
तो उससे क्या होता है कि एक स्टे ऑर्डर जारी करेंगे, उसको रोक देंगे कि अभी इसकी जो कार्रवाई है, सुनवाई है, अभी रोक दें, बाद में इसको देखा जाएगा। तो इस तरीके से उसको रोक सकते हैं। इस तरीके से जो रेट है स्टे ऑर्डर के तौर पे हम देखते हैं। तो अगर मैं आगे की बात करूँ तो आगे जो हमारी 5वीं रेट होती है वो होती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इतनी गजब की रेट है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। इसका अधिकार मतलब इसका क्या अर्थ होता है इसके बारे में बताऊँ। इसका अर्थ होता है आपका अधिकार। आपका अधिकार का क्या मतलब हुआ, आपका अधिकार क्या है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है। इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको बताता हूँ। आज के समय में बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर होते हैं, लेकिन वो अपने पढ़ाने नहीं जाते। अपनी जगह में इनको मिलती है मान लो 50,000 सैलरी, ठीक है, लेकिन इन्होंने 5,000 रुपये का एक व्यक्ति हायर किया और उसको उस कॉलेज में भेजने लगे पढ़ाने के लिए। ये तो नहीं जा रहे, लेकिन ये जा रहा है इनकी जगह पे। इसको मिल रहे हैं 50,000, ये काम नहीं कर रहा है, इसको मिल रहे हैं 5,000, ये काम कर रहा है। तो क्या होता है कि बिना किसी अधिकार के कार्य करता है। इसका तो अधिकार नहीं है, लेकिन इसका अधिकार है, इसको नौकरी मिली है, लेकिन ये 5,000 रुपये में पढ़ाने जाता है। तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी कर सकती है। इसके बारे में जानकारी करेगी आप क्यों काम कर रहे हैं, तो ये बता देगा कि इनकी वजह से काम कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट ना होने पर न्यायालय उसके कार्य को मतलब कार्य पर रोक लगा सकती है कि आप मत करिए। फिर इनको बुलाया जाएगा कि आप आइए, थोड़ी आप बताइए हमें ये हो क्या रहा है। तो इस अगर बहुत सारा हम तो देखते ही हैं अपनी समाज में, ऐसा होता ही है। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके खिलाफ होगी कार्रवाई। ये तो जाएगा ही अंदर जो 5,000 में काम कर रहा है, प्लस ये भी जाएगा अंदर। तो इस तरीके से जो हमारी अधिकार परीक्षा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा है, उसकी जगह बिना अधिकार के अगर दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधिकार होते हैं कि उसकी जांच कर सके और जो ऐसे गलत काम करते हैं उन पर रेगुलेशन लगा सके। तो ये जो हमारी 5 रिट होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो लोक व्यवस्था क्या होती है। लोक व्यवस्था ये होती है कि ये सारे जो मूल अधिकार हैं हमें तो मिल गए, मूल अधिकार मिल गए, लेकिन मूल अधिकार पूरी तरीके से कैसे कोई गवर्नमेंट दे सकती है। आप बोलते हो, लेकिन कैसे आप सब कुछ बोल सकते हो। अगर आप धार्मिक स्वतंत्रता का आपका अधिकार है, लेकिन आप किसी को मतलब कन्वर्जन ही कराने लगो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये गवर्नमेंट के पास, जैसे संसद के पास ये ताकत होती है कि जो सशस्त्र बल होते हैं, पुलिस बल होते हैं, जो अर्धसैनिक सीआरपीएफ के बारे में आपने नाम सुना होगा, या खुफिया एजेंसियों के सदस्यों को दिए गए मौलिक अधिकार होते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि मौलिक अधिकारों पर प्रहार करने का अधिकार होता है ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके और उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जा सके। इनका मतलब उनको मतलब इन्फोर्स करना नहीं है, लेकिन उनको जो रेगुलेट करने के लिए इन सब चीज़ों की जो सहारा लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हमने ये बहुत बहुत बार देखा है कि मतलब हम धार्मिक आचरण करते हैं या कोई भी आचरण करते हैं, तो उसके बाद अगर हमारे पास ये अगर अगर मान लो संसद के पास अगर पुलिस बल ना हो, तो फिर हम पूरी लोक व्यवस्था को मैनेज कैसे करें। तो इस वजह से बहुत सारे जो मौलिक अधिकार हैं इनको दिए गए हैं कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को फंडामेंटल राइट बचाने के लिए किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को हमें ख़त्म भी करना पड़ता है। इसके बारे में बताते हैं हम। तो अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 34 क्या कहता है। आर्टिकल 34 यह कहता है, यह मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध प्रदान करता है, जबकि भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है। अभिव्यक्ति मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अगर मैं मीसा की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसी के मार्शल लॉ के अंडर में आती हैं। मार्शल लॉ क्या होता है मैं आपको बता, ये मार्शल लॉ का वैसे बेसिक मतलब तो सैन्य शासन होता है, लेकिन इसमें ये भी बोला जाता है कि कई स्टेट होते हैं जहाँ पे मतलब लोक व्यवस्था ऐसी होती है कि जहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, आतंकवाद हो रहा है, वहाँ पे तस्करी हो रही है। तो वहाँ की जो मतलब पुलिस है, वहाँ पे ऐसी जगह पे जैसे मैं हमने देखा होगी जो म्यांमार है, म्यांमार से जहाँ बॉर्डर हमारा लगता है, तो वहाँ पे जो नागालैंड के आसपास के जो एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें रेगुलेट करना ही पड़ेगा। तो जो सैन्य शासन वहाँ पे लगाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा सैन्य शासन का ये मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति पर अगर पुलिस को शक होता है तो उसको उठा लिया जाता है। मारने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन देखो कभी कभी मार भी सकते हैं, लेकिन उनको उठा लिया जाता है और उनसे पूछताछ किसी भी समय की जा सकती है बिना किसी वारंट के। तो ये होता है मार्शल लॉ।
अगर मैं आर्टिकल 35 की बात करूं तो आर्टिकल जो 35 ये होता है, देखो अनुच्छेद 35 में स्पष्ट किया गया है कि यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए जो शक्ति प्रदान करती है वो आर्टिकल 35 प्रदान करती है। तो जो हमें शक्ति प्राप्त होती है वो आर्टिकल 35 से प्राप्त होती है। लेकिन जो हमारा आर्टिकल 13 होता है वो इसमें अमेंडमेंट करने की जो शक्ति है आर्टिकल 13 हमें प्रदान करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।